नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, डायमेंशंस के ऊपर। तो हम सभी लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में 2D गेम भी खेली हुई है लाइक मारियो, और 3D गेम भी खेली हुई है लाइक स्पाइडरमैन। और 2D गेम में नॉर्मली आपने क्या देखा कि लेफ्ट से राइट को एक कैरेक्टर भागता रहता है, ऊपर को जंप करता है, राइट। और 3D गेम में क्या है, वो सिर्फ लेफ्ट राइट के बजाय आगे पीछे हर डायरेक्शन के अंदर घूम सकता है, जंप कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और एज आर्टिस्ट हम लोग इन दोनों फील्ड्स के अंदर काम करते हैं, 2D में भी 3D में भी। नाउ एंड देन अगर 3D भी कर रहे हैं तो आपको 2D का पता होना चाहिए, अगर 2D भी कर रहे हैं तो आपको 3D की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम थोड़ा समझेंगे डायमेंशंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ नॉलेजेबल भी होगा और बहुत कुछ मसाला कंटेंट भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्मली जो हम बात करते हैं वो जब 2D और 3D की बात करते हैं, इनके अंदर हम काम करते हैं, 2D और 3D के अंदर हम ग्राफिक्स का काम करते हैं, तो ये डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे वर्क के लिए। एलिमेंट 3D का कोर्स आजकल चल ही रहा है, तो कुछ लोगों को ये भी लग रहा हो कि एलिमेंट 3D के कोर्स के बीच में डिफरेंट वीडियोस कभी कभी क्यों आ जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि नेक्स्ट क्लास जो एलिमेंट 3D की होने वाली है वो यूवी मैपिंग के ऊपर है, और यूवी मैपिंग समझने के लिए उसके ऊपर एक वीडियो मुझे बनानी थी। और यूवी मैपिंग समझाने से पहले मुझे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बीच में किस तरह से कोरिलेशन है वो समझाना ज़रूरी है, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं यूवी मैपिंग को समझने के लिए भी और आगे का एलिमेंट 3D का कोर्स कंटिन्यू करने के लिए भी। बट ये सब बातें अलग हैं। ये वीडियो स्पेशली अलग क्यों आई है, मैंने एलिमेंट क्लास के अंदर क्यों नहीं बनाई, उसका रीज़न ये है कि ये वीडियो सिर्फ एलिमेंट 3D सीखने वाले या 3D सीखने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये कॉमन पब्लिक का भी बड़ा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर रहता है और नॉलेज के लिए है। कई लोगों को सिर्फ जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो ये हर तरह का व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है जिसका भी इंटरेस्ट हो डायमेंशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी 3D सीखना शुरू कर रहा है या उसने करना है, तो उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लस जो साइंस फिक्शन लवर्स हैं या मैथोलॉजी लवर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम आगे जाकर के थोड़ा सा वाइल्ड जोन में चले जाएंगे। और इसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट तो हम 0 डायमेंशन 1D 2D 3D तक हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे काम से रिलेटेड है। वहाँ तक मैं बिल्कुल इसको प्रॉपरली आपको एजुकेशनल तरीके से समझाऊंगा चीज़ें। उसके बाद में जो है हम 4th डायमेंशंस ऑनवर्ड जो हैं उनके ऊपर जाएंगे, जो कि आप फिक्शन के उसमें आप कह सकते हैं जा रहे हैं। हालांकि थ्योरेटिकली ये सब चीज़ें जो हैं इनकी एग्जिस्टेंस है। स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर मैं बात करूंगा, एम थ्योरी के ऊपर बात करूंगा, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं थ्योरीज अवेलेबल हैं, हम इनके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं जाकर के। अगर आपका इंटरेस्ट है टाइम ट्रैवल में, साइंस फिक्शन में, ब्लैक होल्स में, इस तरह की किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, ऐसी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत मज़ेदार कंटेंट होने वाला है। और अगर आप सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से भी कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आए तो भी इसके अंदर आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट होने वाला है। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए शुरू करते हैं, एंड बिफोर वी बिगिन लेट्स रोल द इंट्रो। तो कॉमनली जो ग्राफिक के अंदर इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन डायमेंशंस हैं वो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है। जैसा कि मैं भी आपको आफ्टर इफेक्ट्स में खोल के दिखाता हूँ, जो लोग फेमिलियर ना भी हों चाहे सॉफ्टवेयर से, उनको भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर बनाता हूँ, इसको मैं अभी टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। अब ये टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है और ये 2 डायमेंशनल ग्राफिक है, 2D टेक्स्ट है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये 2D है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, 2 डायमेंशन यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर जाकर पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं इसको लेफ्ट राइट मूव कर सकता हूँ और ऊपर नीचे भी मैं मूव कर सकता हूँ। तो 2 डायरेक्शंस में मैं इसको मूव कर सकता हूँ, 2 डायरेक्शन में इसकी एग्जिस्टेंस है। इसकी मैं लंबाई कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो मैं जो भी एक्शंस इसमें ले रहा हूँ वो 2 दिशाओं में ले पा रहा हूँ। इससे हमें पता चलता है कि ये जो है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। मैं 3rd डायमेंशन में इसको डेप्थ में मैं इसको छोटा बड़ा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सिर्फ 2D है। डेप्थ में अगर हम जा पाते तो ये 3D हो जाता। अब मैंने पहले 2D की बात क्यों की, पहले मैंने 1D या 0D की बात क्यों नहीं की? उसका रीज़न ये है कि 2D से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। सब लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, 2D ग्राफिक्स में काम करते हैं, तो एवरीबडी नोज दिस। अब हम बात करते हैं 1D की। मान लीजिए मैं एक डायमेंशन में से काट देता हूँ कि ये ऊपर नीचे जैसे अभी मूव कर रहा था ये ना हो पाए, सिर्फ ये लेफ्ट से राइट जा पाए। तो ऐसी जो है सिर्फ लेफ्ट से राइट एक डायमेंशन में मूव कर सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो है ये 1 डायमेंशन में होगा। बट ये करंटली जो है 1 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास लेंथ भी है और हाइट भी है। जो 1 डायमेंशन की ऑब्जेक्ट होगी उसकी हाइट भी जो है वो 0 हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब ये बिल्कुल मैं अगर 0 ही कर दूंगा तो दिखना बंद हो जाएगा, तो मैं इसको बिल्कुल माइन्यूट रख रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी और वो सिर्फ ऐसे लेफ्ट से राइट मूव कर पाएगी, ठीक है। वो टॉप से बॉटम मूव नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का कुछ 1 डायमेंशन के अंदर रहने वाले व्यक्ति का हाल होगा इस तरह की उसकी शेप होगी और वो इस डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर सकता है। कोई हाइट और कोई उसके अंदर डेप्थ दोनों ही नहीं होगी। 2 डायमेंशन में हाइट और लेंथ होगी पर डेप्थ नहीं होगी।
अब हमने जब बात की ये 1 डायमेंशन की, इससे पीछे क्या है 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन में बेसिकली इसकी जो है ये विड्थ जो है ये भी नहीं होगी और बिल्कुल घूम करके क्या बन जाएगा, ये सिंगल पॉइंट। तो 0 डायमेंशन में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, स्टैटिक सिंगल पॉइंट, दैट इज 0 डायमेंशन। उसके बाद आती है हमारी 1 डायमेंशन 1D, उसमें सिर्फ लेंथ होगी, कोई हाइट नहीं होगी और सिर्फ एक डायरेक्शन में चीज मूव कर सकती है। आफ्टर दैट आती है हमारी 2 डायमेंशन, उसमें लेंथ भी है, हाइट भी है और आप लेफ्ट राइट भी आ सकते हैं और अप डाउन भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमको क्लियर है कि 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन क्या होती हैं। 3 डायमेंशन पे भी हम आते हैं। कॉमनली जो 2 डायमेंशंस हैं वो एक्स और वाई से डिनोट की जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइन है, इसको एक्स से डिनोट किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, और एक लाइन यहाँ पर है, ये वाई से डिनोट किया है, ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी मूवमेंट अगर इधर होती है तो वो एक्स एक्सिस में हो रही है, ऊपर होती है तो वाई एक्सिस में हो रही है। अब ये मान लीजिए हमारा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पीलू, और पीलू रहता है एक्स एक्सिस में, इस सिंगल 1 डायमेंशन में, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर सकता है। यहाँ पर हम मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर हम इसको यहाँ पर मान लेते हैं पहला पॉइंटर, एक्स में वैल्यू 1, यानी कि मान लीजिए 1 फुट है या 1 मीटर है या कुछ भी आप समझ सकते हैं, यूनिट कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगी, यहाँ पर 2nd यूनिट और यहाँ पे 3rd यूनिट, तो 3 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक चला तो एक्स में 1 यूनिट चला, फिर ये एक्स में 2 यूनिट चला और ये एक्स में 3 यूनिट चला, इस तरह से डिनोट करेंगे। अब मान लीजिए वाई एक्सिस का जीव होता है, ये वाई में इसको चलाते हैं तो ये सिर्फ इस लाइन पे चलेगा। अब यहाँ पे y में 1 यूनिट चला, y में 2 यूनिट चला, y में 3 यूनिट चला। इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ x और y एक्सिस में ही मूव अगर कर रहा है तो 1 डायमेंशनल ये है ऑब्जेक्ट। अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एक साथ दोनों में भी मूव कर सकता है। लाइक हम इस तरफ चले, x एक्सिस में 1 और ये 2 पर जब जा रहा था तब ये एकदम से इसने y में चलना शुरू कर दिया। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ थी, मान लीजिए यहाँ थी, तो ये था x1 इसकी वैल्यू थी। जब ये यहाँ आ गई तो ऑब्वियसली ये x2 वैल्यू हो गई है और y में इसकी 1 वैल्यू हो गई। तो इसको हम लिखेंगे, इसकी पोजीशन अगर लिखनी होगी तो x, y में हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2, y। और वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको दिखाई थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 वैल्यू है और यहाँ पर 1 वैल्यू है तो x एक्सिस पे वो 2 यूनिट चली हुई है और y एक्सिस पे 1 यूनिट चली हुई है। तो ये जो बेसिकली जितने भी ग्राफ पड़े हुए हैं मैथ के अंदर वो इस देखते ही समझ भी गए होंगे लोग कि ग्राफ जो है इस चीज़ को डिनोट करते थे कि x के अंदर हम इतनी वैल्यू चले और y के अंदर इतनी वैल्यू चले। इससे हमें इस 2D स्पेस के अंदर पता लगता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, राइट। अगर सिर्फ लाइन पे पता करना हो तो x में ये चीज़ जो है यहाँ पर मान लीजिए x में ये 2 के आसपास है, ठीक है, या फिर या y में ये इस टाइम पे 2 के आसपास है। और जब ये ऐसे 2D स्पेस में होगी, x और y के बीच में जो ये प्लेन बन रहा है इस 2D प्लेन में होगी, तो इसको बोला जाएगा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और इसकी जो है पोजीशन डिनोट की जाएगी x, y से, कि x में ये जो है मान लीजिए 2 यूनिट है और y में इस टाइम पे ये 1 यूनिट है, राइट। तो ये जो दोनों को मिल करके प्लेन बनता है, इसके अंदर ये घूम सकता है, इस प्लेन को हम बोलेंगे 2D प्लेन। ये रेड कलर से मैंने डिनोट किया है यहाँ पर, x और y के बीच में जो बन रहा है ये 2D प्लेन है। तो ये तो हो गया 2 डायमेंशनल और ये 2D प्लेन हो गया, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट घूम रही है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर डेप्थ भी डाल देते हैं, 2 एक्सिस के बजाय ये आगे और पीछे भी जा सकता है, डेप्थ के अंदर भी जा सकता है, तो उसे हम बोलेंगे 3 डायमेंशन। तो आप समझ सकते हैं कि ये अभी यहाँ पर सिर्फ 2D प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस से बन रहा है। अगर इस कैरेक्टर को भी बोला जाए कि आप डेप्थ में भी जा सकते हो, जो आदमी हमेशा 2 डायमेंशन में रहा है वो 3 डायमेंशन के अंदर मूव कर सकता है, जो कि लिमिटेड था सिर्फ 2 एक्सिस में, एकदम से उसको बोला जाए कि आप 3 एक्सिस में जा सकते हैं और इस तरह से वो बाहर मूव कर जाए, तो उसका क्या होगा, तो बिल्कुल ब्रेन एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया एक्स वाई प्लेन है, वैसे ही जो है हमारे पास ये अगर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर है, यहाँ पर जो प्लेन बन रहा है उसको बोलेंगे हम एक्स जेड प्लेन, और जो है जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो प्लेन बन रहा है उसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग 2D प्लेन्स हैं, इनको 2D स्पेस कहा जा सकता है। और इन तीनों को मिला करके, तीनों एक्सिस को मिला करके इसका स्पेस जहाँ पर भी ये इन बिटवीन ये बॉल इस टाइम पे है जहाँ ये मूव कर रही है, इस स्पेस को बोला जाएगा 3D स्पेस। तो 3D स्पेस के अंदर ये अब घूम रही है। अब ये कहीं पर भी है, उसकी वैल्यू अब 3 डायमेंशन में हम लिखेंगे कि x में इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 है, y में भी 1 है और z में ये 2 या 3 के पास पहुंचा हुआ है, तो ये लिखा जाएगा 1,1,3, राइट। तो अब थोड़ा सा और थोड़ा मैथ आ गया इसके अंदर। होपफुली सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अगर थोड़ी बहुत नहीं भी हो रही हैं तो बेयर विद मी, आगे जाके और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो इस तरह से हम 3D स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करते हैं। अब मैं एक बार आफ्टर इफेक्ट्स में आता हूँ। तो ये 2 डायमेंशन थी, जैसे ही मैं यहाँ पर जो है ये 3D का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पोजीशन के अंदर 3 वैल्यूज आ गई। मैं सिर्फ पोजीशन इसकी खोलता हूँ, ये पोजीशन में ये 3 वैल्यूज आ गई हैं।
तो x में y में वैल्यू डली हुई है, z में भी 0 है। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो देख रहे हैं ये छोटा बड़ा हो रहा है। एक्चुअली ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, ये दूर जा रहा है और पास आ रहा है। इसको अच्छे से देखने के लिए हम यहाँ पर एक नया कैमरा लगा लेते हैं और मैं थोड़ा इसको रोटेट करता हूँ। देख रहे हैं अभी 3D स्पेस हमको नज़र आ रही है। अब मैं अगर इसको देखो z एक्सिस में कर रहा हूँ तो ये पीछे और आगे आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर और नीचे y एक्सिस में और x एक्सिस में लेफ्ट और राइट। तो x y z ये इस तरह से सीक्वेंस होता है, x फिर y फिर z। तो जहां पर भी आपको 3 वैल्यूज डालने की ऑप्शन मिले पोजीशन में वो 3D स्पेस है, जहां पर भी 2 वैल्यूज डालने की ऑप्शन मिले वो 2D है। एक वैल्यू डालने की आपको ऑप्शन मिलेगी नहीं क्योंकि 1D स्पेस में हम मोस्टली काम करते नहीं है, तो 2 या 3 आपको मिलेंगे। इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे 2D और 3D वर्क स्पेस जो है काम करते हैं और ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर एक्स वाई जी की किस तरह से फिल की जाती हैं और ये वैल्यूज जो हैं 3D स्पेस में किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो ये हमारा 3D स्पेस हम इस तरह से देख सकते हैं कि 3 डायमेंशन है और इस स्पेस के अंदर जो है चीज़ हवा के अंदर है और यहाँ पर वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि एक्स में ये इस जगह पर है, थोड़ा सा मूव किया है, वैल्यू इतनी है, वाई में इतना ऊपर गया है और जेड के अंदर ये इतना लेफ्ट साइड को है। तो इसका कोई ना कोई स्पेस कोऑर्डिनेट बनेगा, तो वो हम हमेशा 3 डिजिटल वैल्यू से लिखते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये चीज़ कहाँ पर है इस टाइम स्पेस में। अब इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक पेपर की तरह है जिसमें लेंथ है और हाइट है। तो कोई भी नॉर्मल आप पेपर देखते हैं उसमें लेंथ होती है, हाइट होती है, तो काइंड ऑफ 2D ऑब्जेक्ट ही होता है, 2D प्लेन होता है। बट ऑब्वियसली हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं और हमें पेपर नज़र आता है, तो उसका रीज़न ये है कि 0 तो नहीं होती उसकी जो थिकनेस है। अगर आप बहुत उसके पास जाएंगे ऐसे ऐसे जूम इन करते हुए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो आपको दिखेगा कि उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। अगर 0 हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो हमें विजिबल भी नहीं होगा। इस तरह मतलब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती 3D वर्ल्ड के अंदर, जो भी हैं वो है तो 3 डायमेंशनली, बट हाँ अगर दूर से देखें तो हमारे लिए वो काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल ही है। तो फॉर एग्जांपल ये सिंगल प्लेन है, इसमें डेप्थ ना हो तो ये 2D होगा। और अगर इसके अंदर हम इस तरह से डेप्थ डाल देते हैं, थोड़ा मैं इसको स्केल कर देता हूँ इसमें, तो अब मैंने इसको स्केल किया है उस एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अब ये हमारे पास इसकी लेंथ भी है, हाइट भी है और डेप्थ भी है इसके अंदर। तो ये कंप्लीटली 3D ऑब्जेक्ट हो गया, क्यूब बन गया। तो इन एग्जांपल से हमें क्लियर हो गया कि 0D 1D 2D और 3D क्या हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं आयाम। तो ये 3 आयामी ऑब्जेक्ट है, यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं। और हमारी जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं ये भी 3 डायमेंशनल है। हम जो है लेफ्ट राइट जा सकते हैं, ऊपर जंप कर सकते हैं और डेप्थ में भी जा सकते हैं। तो हमें ये तो क्लियर है कि 0D 1D 2D और 3D ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। पर इन सब ऑब्जेक्ट्स के जो अपने डायमेंशन है, जो इनके वर्ल्ड हैं, डायमेंशन जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब इनकी जो अपनी दुनिया है, जैसे कि हम लोग 3D दुनिया में रहते हैं, 3 डायमेंशन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। वैसे कोई कैरेक्टर हो सकता है मान लो 2 डायमेंशन वर्ल्ड में रह रहा है, कोई 1 डायमेंशन वर्ल्ड में रह रहा है, तो उसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, वो कैसे दूसरी चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 2 डायमेंशन की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति है, उसको अगर आप एक क्यूब दिखाओगे, अभी तो 3D में दिख रहा है बिल्कुल, अब मान लो एक 2 डायमेंशन वाले व्यक्ति को आप क्यूब दिखाओगे तो वो तो डेप्थ को देख नहीं सकता ना, उसको तो ये सामने से नजर आएगा इस तरह से। तो उसके लिए ये क्यूब एक स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट मैं रखता हूँ, मान लीजिए सिलेंडर रखता हूँ, इस सिलेंडर को यहाँ ले आते हैं और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इस सिलेंडर को, तो हमें तो ये डेप्थ में जैसे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम 2D के अंदर जाते हैं, इसको फ्रंट व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ, तो एक 2 डायमेंशन में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये सिर्फ एक स्क्वायर टाइप का, इसको एक बॉक्स टाइप का नजर आएगा, उसको ये नहीं दिखाई देगा कि ऊपर से सर्कुलर है। और अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री इस तरह से, तो उसके लिए सिर्फ सर्कल रह जाएगा। अब उसको डेप्थ नज़र नहीं आ रही कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो 2 डायमेंशन के अंदर रहने वाले व्यक्ति को हमारी जो शेप्स हैं वो इस तरह से बस बेसिक एक एंगल पे दिखाई देने वाली शेप्स नजर आएंगी। और अगर उनके सामने ये चीज़ घूमती है मान लो इस तरह से, तो उनके लिए ये ऐसा अजीब सी शेप चेंज होती जाएगी, उनको ये बहुत ही वियर्ड लगेगा देखने में, क्योंकि उनको आदत नहीं है ये चीज़ें इस तरह से विजुलाइज करने की, राइट। अब इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर मॉडल रखा हुआ, मैं उसे अनहाइड करता हूँ। ये मेरे पास एक हैंड का मॉडल है, राइट। अब इस हैंड के मॉडल को मैं यहाँ रखता हूँ, ये हैंड है 3 डायमेंशनल बिल्कुल, और नीचे हमारे पास है XZ प्लेन जो कि 2 डायमेंशनल है। इस प्लेन के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं वो ऊपर नीचे हाइट में नहीं देख सकते, डेप्थ नीचे की तरफ नहीं देख सकते, वो सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट राइट देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो सिंगल एक लाइन के फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ऊपर और नीचे का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक इस लाइन में और एक इस लाइन में देख सकते हैं। अब उनके वर्ल्ड में अगर ये हाथ इस तरह से एंटर करता है, तो अब यहाँ पे क्या है कि वैसे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट उनको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर का नहीं दिख रहा होगा और जो नीचे पास थ्रू कर चुके हैं वो भी नहीं दिख रहा होगा। सिर्फ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर एक लाइन यहाँ दिख रही होगी, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। तो उनके लिए सिर्फ 4 लाइन्स हैं ये, और ये लाइन्स की शेप चेंज होती रहेगी। मान लो मैं इसको थोड़ा और आगे ले आता हूँ,
तो क्योंकि कहीं पे उंगली पतली है, कहीं पे मोटी है, तो कहीं पे लाइन बड़ी हो जाएगी, कहीं पर लाइन छोटी हो जाएगी। और अगर हम मूव करते करते पूरा हाथ अंदर ले जाएंगे तो इस पॉइंट पे आके जहाँ पे उंगलियां पास थ्रू कर गई हैं, उसके लिए क्या होगा, देखने वाले के लिए ये चारों लाइंस बड़ी होती जाएंगी और आपस में मिलकर के एक सिंगल इस तरह की जो ये शेप दिख रही है ऐसी लाइन बन जाएंगी। तो जो भी कुछ उसको नजर आने वाला वो सिर्फ एक लाइन फॉर्मेट में नजर आने वाला है। तो वो इस हाथ को जैसा है वैसा विजुलाइज नहीं कर पाएगा, उसके लिए बस कभी कुछ लाइंस टूट रही हैं, कभी जुड़ रही हैं। तो 2 डायमेंशन वाले लोगों के लिए 3 डायमेंशन को समझ पाना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर 1 डायमेंशन की बात करें, अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए 1 डायमेंशन में ले जाता हूँ। ऑब्वियसली जब 2 डायमेंशन का ही समझ नहीं पा रहा तो 1 डायमेंशन का अगर कोई क्रीचर होगा तो वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा। स्टिल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो ये लाइन है, जैसे हमने बात की थी 1 डायमेंशन है। अब 1 डायमेंशन वाले के लिए क्या है कि वो सिर्फ आगे देख सकता है, उसके लिए लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है, और ऊपर नीचे का भी नहीं है। तो जो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर लाइन पे देखेगा और उसको जो भी कुछ नजर आने वाला वो सिर्फ एक पॉइंट है। यहाँ पर ये थिकनेस जरूर आपको दिख रही है क्योंकि ऑब्वियसली 3D मैंने यहाँ पर लाइन बनाई हुई है। बट अगर ये सच में सिंगल लाइन हो तो यहाँ पर रहने वाला जीव जो है वो ना ऊपर देख पाएगा, ना लेफ्ट राइट देख पाएगा, ना नीचे देख पाएगा, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देख पाएगा। और कोई भी चीज़ उसको सामने नजर आएगी वो एक पॉइंट होगा, चाहे उसकी लेंथ भी हो, वो चीज़ की लंबाई भी हो, लेकिन इधर से देखने में तो उसको सिंगल पॉइंट ही नजर आने वाला है ना। तो डजेंट मैटर कि ये चीज़ जो है ऊपर नीचे जा रही है या कुछ भी कर रही है, उसके लिए वो हमेशा एक पॉइंट ही रहने वाला है, वो उसके अलावा कुछ नहीं देख सकता। हाँ, ऑल टुगेदर ये बाहर निकल जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर ऐसे आ जाए तो एकदम से उसको पॉइंट नजर आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो जब भी ये मूव कर रही है उसे पॉइंट नजर आएगा, जब भी ये बाहर है उसे वहां पर कुछ नजर नहीं आएगा, खाली स्पेस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में अगर कोई क्रिएचर होगा तो उसके लिए 3 डायमेंशन को समझ पाना उसके बिल्कुल दिमाग से परे की बात है। अब हम यहाँ से, अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा 3D तक का ही समझना था तो आपके लिए काफ़ी है। यहाँ से आगे हम थोड़ा वाइल्ड जोन में जाने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम 4th डायमेंशन की बात करेंगे। लाइक 2 डायमेंशन का व्यक्ति 3 डायमेंशन की चीज़ों को नहीं समझ सकता, उसको एनालाइज भी नहीं कर सकता कि क्या चीज़ है, उसके लिए वो हमेशा बदलती हुई शेप है। इसी तरह से 4th डायमेंशन की अगर कोई ऑब्जेक्ट हम 3 डायमेंशन में देखने की कोशिश करेंगे तो वो काइंड ऑफ बदलती हुई शेप हमें उसके अंदर नजर आएगी। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो दिस इज ए टेजरेक्ट, और टेजरेक्ट इसको बोलते हैं, ये 4th डायमेंशन का क्यूब है। अगर 4th डायमेंशन का कोई क्यूब होगा तो इस तरह का होगा। अब ये मूव करता हुआ क्यों नजर आ रहा है, ये बेसिकली अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था यहाँ पर अभी कि जब ये हाथ जो है 3D हाथ जो है ये इनके उसमें जाता है 2 डायमेंशनल लोगों की दुनिया में, तो वहाँ पर उनको इस तरह से अलग अलग छोटी बड़ी होती हुई लाइंस नजर आने वाली हैं। उसी तरह से जब कोई 4 डायमेंशनल क्यूब हमारे 3 डायमेंशन से पास होगा तो हमें इस तरह से वो शेप वियर्ड सी चेंज होती हुई नजर आएगी, जो कि हम बेसिकली समझ भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह की अगर 4 डायमेंशन के कोई व्यक्ति जीव इस टाइप के हमारे वर्ल्ड में से गुजरते हैं तो हमें ऐसा ऊट-पटांग सा वो नजर आने वाला है, हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे ढंग से। रीजन बीइंग 4th डायमेंशन इज टाइम इटसेल्फ। तो 3 डायमेंशन तक जब हम बात करते हैं तब तक हम स्पेस के अंदर बात करते हैं, और ये सारा जैसे मैंने बताया स्पेस है, और पूरी दुनिया में यूनिवर्स में जैसे स्पेस है तो हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें XYZ हमारे पास पोजीशन डेटा रहता है, उसके अलावा 4th डायमेंशन नहीं है। लेकिन 4th डायमेंशन की जब हम बात करते हैं और टाइम इज द 4th डायमेंशन, हमारे केस में क्या है, टाइम हमारे लिए लीनियर है कि हम लोग जो है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते टाइम को। तो पहले बच्चे थे, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, इस तरह से हम लेफ्ट से राइट ही जा पा रहे हैं। हम वापस अपनी उम्र कम नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर टाइम की बात करें तो हम टाइम की डायमेंशन को एक्सेस नहीं कर सकते, हमारे लिए लीनियर चलता है। बट 4th डायमेंशन में जो है टाइम को एक्सेस किया जा सकता होगा। ये जो भी मैं बातें करने वाला हूँ बाकी ये स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा फन एलिमेंट है। ओपन माइंड रख करके हमको इन चीज़ों को डिस्कस करना होगा। 4th डायमेंशन के अंदर इस तरह से अगर आपका कोई कैरेक्टर नजर आता है तो वो हो सकता है जैसे ये टेजरेक्ट बदल रहा है, ये शेप चेंज हो रही है। ऐसे मान लीजिए अगर 4th डायमेंशन के कैरेक्टर को आप देखते हैं तो उसकी उम्र कम ज़्यादा होती हुई आपको नजर आ रही हो एक साथ में, क्योंकि टाइम वहाँ पर जो है आगे पीछे होता हुआ आपको नजर आ सकता है। ये सिर्फ विजुलाइज किया जा सकता है, लेकिन टाइम के अंदर वो ट्रैवलिंग वो भी नहीं कर सकते 4th डायमेंशन के लोग भी। बट वो फ्यूचर और पास्ट के अंदर देख सकते हैं, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, आगे पीछे वो देख सकते हैं, बट हाँ उसके साथ मेडल नहीं कर सकते वो भी। तो 4th डायमेंशन इज द टाइम डायमेंशन। अब इससे आगे जो है थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक हमने बात की स्पेस डायमेंशन की, जो कि है 1D 2D 3D ये सब स्पेस डायमेंशन थी। 4D टाइम डायमेंशन है। इसके आगे की डायमेंशन जो है हम थोड़ा हाइपर स्पेस की तरफ अब चले जाते हैं, तो धीरे धीरे ये और इंटरेस्टिंग और वियर्ड दोनों चीज़ें होती जाएंगी इसके अंदर। अब अगली जो है मान लीजिए 5th डायमेंशन है, वहाँ से आपका पैरेलल यूनिवर्सेस का कंसेप्ट शुरू हो जाता है, राइट।
तो आप अलग अलग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप लोग मार्वल वगैरह के फ़ैन हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर लोग कल्चरली भी कनेक्टेड हैं तो हमारे शास्त्रों में भी बहुत जगहों पे मेंशन्ड है कि जैसे कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को मल्टीपल ब्रह्मास दिखाए थे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ दिखाए थे। तो वो पैरेलल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये हमें कल्चर में भी मिलता है और साइंस में भी इसके लिए बिल्कुल स्पेस है, और साइंस फिक्शन में तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत कंटेंट बन ही रहा है। तो जैसे हमारा ये यूनिवर्स है, इसके अंदर आज आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एनिमेशन सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और किसी और यूनिवर्स के अंदर हो सकता है आप गिटार बजाते हो, किसी और यूनिवर्स के अंदर आप हो सकता है फाइटर हो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपका प्रतिरूप होगा वो अलग अलग काम कर रहा होगा, अलग अलग उसकी लाइफस्टाइल होगी। तो ये है पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट। इसके अंदर पैरेलल यूनिवर्स को आप एनालाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बट हाँ उसमें ट्रैवलिंग वगैरह अभी भी पॉसिबल नहीं होगी और चीज़ें चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, बट एक अवेयरनेस होगी आपको कि इस तरह से मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है सिक्स्थ डायमेंशन, जिसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। टाइम ट्रैवल आप कर सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन के लोग सिर्फ टाइम को एनालाइज कर सकते थे आगे पीछे को, सिक्स डायमेंशन के लोग एक्चुअली टाइम में पीछे और आगे जा सकते हैं। वो फ्यूचर और पास्ट को चेंज कर सकते हैं। एक टाइम पर मल्टीपल स्पेसिस के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ही समय के ऊपर दो अलग अलग जगहों के ऊपर सेम पर्सन एग्जिस्ट कर सकता है। सेवन डायमेंशन में क्या क्या हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्सिटीज का कंसेप्ट तो मैंने बताया था, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते थे। सेवन डायमेंशन के लोग पैरेलल यूनिवर्सिटीज को जो है एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, एक से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जा भी सकते हैं और वहाँ पर चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें वापस फिफ्थ डायमेंशन की तरफ आता हूँ। पैरेलल यूनिवर्सिटीज, ये पैरेलल यूनिवर्सिटीज क्रिएट कैसे होते हैं। अगर आप इससे पिछले डायमेंशन जो फोर्थ डायमेंशन है टाइम डायमेंशन, उसके अंदर कोई भी डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग दो अलग अलग आपके पास पॉसिबिलिटी आती हैं। लाइक मैं ये ट्यूटोरियल देखूंगा या मैं ट्यूटोरियल नहीं देखूंगा। अगर मैंने ट्यूटोरियल देखा तो एक आपकी अलग लाइफ हो जाएगी, आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा और आप उसको यूज़ करके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपने नहीं देखा, उसकी जगह कोई और फालतू टिकटॉक वीडियो देख ली, तो आपकी ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में चल जाएगी और एक सेकंड टाइमलाइन आपके लिए आ जाएगी। तो अब आपकी एक टाइमलाइन अलग चल रही है, एक टाइमलाइन अलग चल रही है, और ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स के अंदर ये चीज़ हो रही है। तो जो पैरेलल यूनिवर्सिटीज़ का जन्म हुआ है वो आपके डिसीजन जो आपने फोर्थ डायमेंशन में लिए उसके कारण फिफ्थ डायमेंशन के अंदर वो पैरेलल यूनिवर्सिटीज पैदा होते हैं। तो इसका मतलब जो आपने फोर्थ डायमेंशन में डिसीजन लिया उसकी वजह से दो टाइमलाइन बन गई और दो पैरेलल यूनिवर्सिटीज जो हैं आपने क्रिएट कर दिए फिफ्थ डायमेंशन के अंदर। तो उसके बाद एट डायमेंशन के अंदर क्या है, वहाँ पर कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, सब कुछ मिस्टिकल या आप कह लें डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा। जैसे कोड होते हैं आपके, कोड की अपनी एग्जिस्टेंस है। आप 2D स्क्रीन के ऊपर गेम्स देख रहे हैं, अंदर तो 3D नजर आ रहा है बट है तो एक्चुअली 2D स्क्रीन के ऊपर ही चल रहा है वो। तो अंदर ही अंदर जो पूरी एग्जिस्टेंस है जैसे डिजिटल कोड की, उस तरह से फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल या आप कह लो मिस्टिकल एग्जिस्टेंस होगी। काइंड ऑफ होलोग्राम होंगे, तो एक दूसरे को वो चीज़ें टच नहीं कर पाएंगी जो उस डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एट्थ डायमेंशन के लोग फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो पैरेलल यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन जो भी ट्रैवलिंग होगी अभी तक एट्थ डायमेंशन तक वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज तक जो हमारे यूनिवर्स के साथ क्रिएट हुए हैं। क्योंकि देखिए पैरेलल यूनिवर्सिटी के अंदर भी मल्टीपल कंसेप्ट हैं, ऐसा कि जब बिग बैंग हुआ तो पैरेलल यूनिवर्सिटीज बने, ठीक है। तो सब के अंदर हम लोग हैं, सेम हमारी कॉपीज हैं, बट सब यूनिवर्सिटीज एक साथ क्रिएट हुए थे और एक साथ खत्म हो जाएंगे। इस बेसिस पे जो है पैरेलल यूनिवर्सिटीज का एक कंसेप्ट है। तो वहां तक जो यूनिवर्सिटीज होंगे उनको एट्थ डायमेंशन के लोग जो है एक्सेस कर पाएंगे। उससे अलावा अगर कोई यूनिवर्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि उससे पहले या बाद में बना बिग बैंग से, तो वो इनकी भी रीच से बाहर होगा। अब आते हैं नाइन्थ डायमेंशन पे, जहाँ पर पैरेलल यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रैवलिंग भी की जा सकती है, चाहे वो किसी भी टाइम पे बने हो, आगे पीछे बने हो, उनकी टाइमलाइन बिल्कुल डिफरेंट हो, और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर चेंजेस भी कह सकते हैं, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं होंगे। और वहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मल्टीपल सिविलाइजेशन एक साथ एक प्लेन पर रह सकती हैं लेकिन एक दूसरे को देखे बिना। मान लीजिए एक गाड़ी चल के आ रही है, सामने से दूसरी गाड़ी चल के आ रही है, दोनों आपस में टकरा जाती हैं, ये तो नॉर्मल थ्री डायमेंशन है। अब एक गाड़ी चल करके आ रही है और दूसरी गाड़ी चल करके आ रही है और दोनों एक दूसरे के थ्रू निकल गई, जैसे भूत दिखाते हैं ना फिल्मों में, आर पार हो गए, उस तरह से निकल गई और एक दूसरे को देख भी नहीं पाए वो, राइट। तो वो होगी बेसिकली नाइन्थ डायमेंशन। नाइन्थ डायमेंशन के लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज में, दूसरे टाइमलाइंस के अंदर, लेकिन वहाँ पर कुछ भी अगर वो एक्शन लेते हैं वो चेंज भी कर सकते हैं, बट जो भी चेंजेस वो करेंगे उसकी वजह से रिपरकशन होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जिससे उनके खुद के यूनिवर्स के अंदर भी चेंज आ जाएंगे। अब बात करते हैं टेंथ डायमेंशन की। टेंथ डायमेंशन बिल्कुल समय से परे, टाइम का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। इस डायमेंशन के व्यक्ति बिल्कुल सब टाइमलाइन से, सब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज से सेपरेट होगा और किसी में भी कभी भी कोई भी चेंज कर सकता है और उसको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा उसका। तो ऑलमोस्ट दिस इज, मतलब आप समझ लीजिए भगवान की ही बात कर रहे हैं लोग। स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो 10 डायमेंशंस को बताती है। एम थ्योरी है वो कहते हैं 11 डायमेंशन है, और 11th डायमेंशन को आप कह सकते हैं क्रिएटर डायमेंशन कह सकते हैं आप, कि जो एटम है उससे भी छोटा मानते हैं कि स्ट्रिंग होता है।
तो ये नाम से कंफ्यूज मत होना कि स्ट्रिंग थ्योरी में तो 10 थी और फिर से स्ट्रिंग की बात हो रही है, वो स्ट्रिंग थ्योरी थी और यहाँ पर जो है एम थ्योरी के अंदर स्ट्रिंग की बात हो रही है, जो कि ये माना जाता है कि एटम से भी छोटी जो कंस्ट्रक्शन यूनिट है वो स्ट्रिंग्स हैं, और स्ट्रिंग्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और इनकी वाइब्रेशन की वजह से ही सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, चाहे वो किसी भी डायमेंशन की हो। तो 1 से लेकर 10 तक जो भी डायमेंशंस हैं वो स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की वजह से बनी हुई हैं। तो दिस 11th डायमेंशन जिसके अंदर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है इज एक्चुअली द क्रिएटर ऑफ ऑल द डायमेंशंस। तो इसको आप फाइनल परम ब्रह्म, फाइनल गॉड, जो भी फाइनल से फाइनल है वो समझ सकते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस से सब चीज़ों की एग्जिस्टेंस है। अब ये सब डायमेंशंस की हमने बात कर ली है। मैंने आपको शुरू में जैसे बताया था कि 2 डायमेंशन का जो व्यक्ति है वो 3 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट को ढंग से समझ नहीं सकता, उसके लिए वो चेंजिंग शेप्स हैं। इस तरह से 3 डायमेंशन का व्यक्ति जो है वो 4 डायमेंशन की चीज़ को देखेगा तो उसके लिए वो चेंजिंग शेप्स है, जैसा कि हमने देखा था टेज़रेक्ट। तो अगर आप लोग महाभारत से फैमिलियर हैं तो एक टाइम पे अर्जुन ने बोला था भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, अगर आप फाइनल क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशंस हैं तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको विराट रूप दिखाया था। बट जैसा हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई लोअर डायमेंशन का बीइंग हायर डायमेंशन की चीज़ को देख नहीं सकता तो अर्जुन ने कैसे देखा था। तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि एक पॉइंट आता है कि उनको दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, जिसकी वजह से वो उसको देख पाए। तो थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दी गई थी, यानी कि फॉर दैट टाइम अर्जुन वाज नॉट अ 3 डायमेंशनल बीइंग। उनको कैपेबिलिटी दी गई थी हायर डायमेंशंस की, ताकि वो हायर डायमेंशन की चीज़ों को विजुलाइज कर पाएँ, जो शेप एंड फॉर्म उनको उस टाइम पे दिखाई गई थी उसको विजुलाइज कर पाएँ। नॉर्मल व्यक्ति उसको देख ही नहीं सकता था जो 3 डायमेंशन के अंदर है। तो अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें क्यों हो रही हैं, तो मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि मैं वैसे इंजीनियर हूँ तो मैं साइंस को तो बिल्कुल पसंद करता हूँ, साइंस इज़ अमेजिंग। स्पिरिचुअलिटी भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने चीज़ नोटिस की है स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, जैसा काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो साइंस के अगेंस्ट है, साइंस की बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो एक्चुअली इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो भी उन्होंने रिसर्च की है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से मिलती जुलती है, जो कि अध्यात्म के अंदर बातें बताई जाती हैं उनसे मिलती जुलती है। और हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी जो साइंटिफिक चीज़ें हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, भी थ्योरी पार्ट में हैं, उनके बारे में वेद शास्त्रों के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। जैसे मल्टीवर्स ले लो या टाइमलाइंस की बात कर लो। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर डार्क वाली सीरीज देखी है तो उसके अंदर वो बात करते हैं कि टाइम लीनियर नहीं है, सिर्फ आगे की तरफ नहीं चलता, एक लूप है और जो कुछ हो रहा है वो दोबारा होता है। तो वो भी हमारे यहाँ पर कंसेप्ट पहले से बताया जा चुका है कि 4 युग हैं और युग खत्म होने के बाद में साइकिल रिपीट होती है, तो इट इज़ एंडलेस लूप। और इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं, जो साइंस फिक्शन मूवीज़ के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कल्चर के अंदर भी निकल के ऑलरेडी आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल्चर साइंस को प्रमोट करती है और साइंस कल्चर को प्रमोट करता है। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने में, और जहाँ जहाँ पर इसमें कॉमनलिटी आती है, जहाँ जहाँ पे कॉमन चीज़ें निकलती हैं उनके बारे में पढ़ने में। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस और करूँ तो मुझे बताइए। मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। वो सब टॉपिक इस तरह के हैं कि उनको सुनने, उनके बारे में पढ़ने के बाद आपके ब्रेन के अंदर क्रिएटिव जूसेस का फ्लो डबल हो जाएगा और वो आपको आपके काम के अंदर भी हेल्प करेंगे। और थोड़ा सा माइंड हमें हमेशा क्रिएटिव रखना चाहिए। तो ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं, मैं डेफिनेटली और वीडियो लेकर के आऊँगा। अब ये कंप्लीट वीडियो हो गई है, 2D 3D डायमेंशंस वाली सब चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे यूवी मैपिंग के बारे में। उसके बाद हम वापस आएंगे एलिमेंट 3D के कोर्स के अंदर और फिर उसमें देखेंगे कि यूवी मैपिंग बेसिकली हम कैसे यूज़ करते हैं एलिमेंट 3D के अंदर। और एलिमेंट 3D का कोर्स हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आगे और भी वीडियो उसके अंदर आने वाली हैं, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी मिड में भी हम नहीं पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट अभी आधे के पास पहुँचे हैं। तो वो भी कोर्स हम पूरा करेंगे धीरे धीरे। आई होप आपको उस कोर्स के अंदर भी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा और उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, उस पर सब पर जाकर के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।